नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर मध्यकाल। बहुत सारे प्रश्न यूपी टेट में यहाँ से बनते हैं, तो इसको हम लोग देखते चलते हैं एक बार। उत्तर मध्यकाल के जो नामकरण से संबंधित है तो थोड़ा सा विवादास्पद है। इसे मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग का वैसा है, मित्र नहीं है, मिस्र बंधुओं ने, ये मिस्र है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिए। मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उत्तर मध्यकाल में समग्रतः रीतिकालीन काव्य जन काव्य नहीं है, बल्कि दरबारी संस्कृति का काव्य है। इसमें श्रृंगार और शब्द सज्जा पर जोर रहा है। कवियों ने सामान्य जनता की रुचि को अनदेखा कर सामंतों एवं रईसों की अभिरुचियों को कविता के केंद्र में रखा है। अर्थात राजाओं और पैसे वाले लोगों की जो केंद्र में थे, उनके अधीन रहते थे, तो उन्हीं की गुणगान अधिक लिखते थे। इससे कविता आम आदमी के दुख एवं हर्ष से जुड़ने के बजाय दरबारों के वैभव व विलास से जुड़ गई। रीतिकाल की दो मुख्य प्रवृत्तियां थीं, रीति निरूपण और श्रृंगारिकता। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लोगों को आप इग्नोर नहीं करना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। उत्तर मध्यकाल में और क्या क्या है, रीतकालीन कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। रीतबद्ध कवि, रीत सिद्धि कवि और रीत मुक्त कवि। नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं। रीतबद्ध कवि कौन से कवि थे? रीतबद्ध कवियों ने अपने लक्षण ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया है, इसीलिए इन्हें रीतिबद्ध कहा गया है। रीति परंपरा का निर्वाह किया है। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? प्रमुख कवि पूछा जाएगा तो कौन कौन से हैं? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति और पद्माकर, ये इसके प्रमुख कवि हैं रीतबद्ध कवियों में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत कहा। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कहा जाता है। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रीत सिद्धि कवि में देखते हैं। रीत सिद्ध कवियों की रचना की पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परिपाटी काम कर रही होती है। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो बिहारी जी हैं और रसनिधि हैं, और भी हैं, लेकिन जो प्रमुख कवि हैं वही मैंने लिखे हुए हैं। रीति मुक्त कवि, रीति परंपरा से मुक्त कवियों को रीति मुक्त कवि कहा गया है। इसमें घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर महत्वपूर्ण कवि हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आप लोग इसके नोट्स अवश्य बना लें। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत सारे प्रश्न फंसेंगे, तो फिर इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसलिए इसको नोट्स बनाते चलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रृंगार रस के गद्य में जितनी ख्याति और जितना मन बिहारी शतसई का हुआ है, उतना और किसी का नहीं है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी ने इस शतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। बिहारी जी जो इतने बड़े फेमस कवि हुए हैं, सिर्फ एक रचना की वजह से, बिहारी शतसई, ये इतनी अद्भुत रचना है जिसकी वजह से ये इतना फेमस हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बिहारी जी के अनुसार बिहारी जी क्या कहते हैं? बिहारी शतसई के दोहे में थोड़े में बहुत कुछ कहने की अद्भुत क्षमता मिलती है। बिहारी का अपने शतसई के बारे में कहना है, बिहार नहीं बिहारी होगा। बिहारी होगा, आप लोग सही कर लीजिए इसको। बिहारी का अपने शतसई के बारे में कहना है, शतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इनको आप लोगों को हाईलाइट कर लेना है, हाईलाइट कर लेना है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, बिहारी जी की पंक्तियां हैं। भूषण, जो कवि भूषण थे, ये मराठा छत्रपति शिवाजी के राज्य कवि थे। ये आपको हाईलाइट करके रखना है, ये पूछा जाता है।
भूषण किस कवि के राजकवि थे? तो ये छत्रपति शिवाजी के राजकवि थे। केशव दास की रामचंद्रिका के छंदों को अजायब घर कहा जाता है। छंदों का अजायब घर किस कहा जाता है भाई? तो इनकी रामचंद्रिका को, केशव दास की रामचंद्रिका के जो छंद हैं उसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ये आप लोगों को मैंने बता रखा है, हाईलाइट करके रखना है। किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो केशव दास को किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस काल की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 2013 या जब भी आप देखेंगे, कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, 102 पंक्तियां आती ही आती हैं 1 या 2 नंबर में, तो आप लोग उनको ध्यान रखिए। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानब बांक नहीं। यह पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और ये घनानंद जी की हैं। लोगन लागी कवित्व बनावत मोहित मेरे कवित्व बनावत, ये घनानंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजिए कविता बनिता मीत। ये अलंकार में भी बहुत पूछा जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। ये केशव दास की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप लोग इनको हाईलाइट करके रखिए, पंक्तियों को याद करके रखिए। द्रग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुरजित प्रीति पड़ति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। ये बिहारी जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा इनको। ये आएंगी 1, 2 या 2 नंबर में आती ही आती हैं। मेरी बब बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की छाई पड़े श्याम हरति दुति हो। ये बिहारी जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। रामायण से भी बहुत सारी पंक्तियां आती हैं, लेकिन वो आपको बहुत सी पंक्तियां पता है लगभग में। इसमें देख लेते हैं इस काल में कौन कौन से प्रमुख कवि रहे हैं और इनकी रचनाएं क्या हैं। तो चिंतामणि बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, इनकी रचना है कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी। मतिराम हुए हैं, मतिराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रसराज, ललित ललाम। भिखारीदास जी का काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। कुलपति मिश्र का रस रहस्य। बिहारी जी की बिहारी शतसई जो बहुत ही प्रसिद्ध है। घनानंद का वियोगवेली इश्कलता। वोधा का इश्कनामा। और देखते हैं कुछ पंक्तियां रचनाएं। जोधराज की प्रसिद्ध रचना है हमीर राशो। भूषण की है शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये हाईलाइट कर लीजिए। छत्रसाल दशक ये बहुत बार पूछा जाता है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक ये भूषण जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वृंद, कवि वृंद की जो फेमस रचना है वृंद शतसई है। गुरु गोविंद सिंह की चंडी चरित्र, सुनीत प्रकाश। राम शाह दास की राम शतसई, ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आप लोगों को अब मिलेगा अगले चैप्टर्स में। अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे आधुनिक काल पूरा ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक करके चैप्टर्स वाइज बढ़ते जाएंगे, क्लास वाइज बढ़ते जाएंगे। जो लोग डीप क्लास पढ़ना चाह रहे हैं ये उनके लिए है, एकदम आप 0 से पढ़ते चलिए। और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस जिसको करना है, जिसकी तैयारी पहले से है तो वो अपनी प्रैक्टिस करें, और जिसको तैयारी 0 से करनी है तो वो 0 से करें। दोनों लोगों के लिए उपलब्ध है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आप लोगों को लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिससे आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सअप ग्रुप पे और डायरेक्ट अपने क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। आप लोगों को पूरी टीचिंग एग्जाम की तैयारियां करवाई जाएंगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।